सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 12 इसके लास्ट जो हमारी विषय वस्तु पढ़ने को रह गई थी, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या एसी डायनेमो के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और 4 नंबर का जो लास्ट प्रश्न परीक्षा में आता है उसमें प्रायः ये बहुत आयता में पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायनेमो होता क्या है और इसके बाद इसके सिद्धांत को और इसकी संरचना, कार्यविधि आदि को समझेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, परीक्षा में इनमें से कोई भी एक दो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डायनेमो क्या कहलाता है। डायनेमो 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 या इसी को अपन बोलते हैं वो जनित्र। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम जनित्र बोलते हैं, इसी को हम डायनेमो बोलते हैं। तो डायनेमो क्या कहता है इसको आप समझें। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डायनेमो क्या है? डायनेमो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा सिस्टम है जो यांत्रिक कार्य को, यांत्रिक ऊर्जा कह दें या यांत्रिक कार्य कह दें, यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि डायनेमो या जनित्र किसे कहते हैं, तो अपन कहेंगे डायनेमो या जनित्र वह युक्ति है, वह सिस्टम है, वह डिवाइस है, वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को या यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी आप काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, आप हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं या किसी चीज को मूव कर रहे हैं, तो आदि आदि में जो यांत्रिक कार्य होता है उसको वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वो कहलाता है जनित्र। लेकिन यहाँ तो लिखा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब ये जनित्र दो प्रकार का होता है बच्चों। एक कहलाता है एसी जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। दूसरा कहलाता है डीसी जनित्र, विशिष्ट धारा जनित्र। तो एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या कहलाएगा? तो वह जनित्र जो यांत्रिक कार्य को प्रत्यावर्ती, किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है, या प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रत्यावर्ती धारा वाली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम एसी डायनेमो कहते हैं। भाई जो यांत्रिक कार्य को एसी में परिवर्तित करे एसी डायनेमो, और ये यांत्रिक कार्य को डीसी में परिवर्तित करे वो डीसी डायनेमो कहलाएगा। तो इस प्रकार ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब अपन आते हैं इसके सिद्धांत पर कि काम कैसे करता है। इसके सिद्धांत को समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का मैं आपको सिद्धांत समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसके सिद्धांत के लिए देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई आयताकार कुंडली है, एक कोई ये आयताकार मान लीजिए लूप है, कुंडली है, नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये मान लीजिए एक आयताकार लूप है, आयताकार कुंडली है, और इसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में मान लो ये रखी हुई है। ठीक है ना, ये कुंडली। अब देखिए होगा क्या अगर मैं इसको घुमाऊं, यहाँ पर मूव करूं। फिर से समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एसी डायनेमो का सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, कैसे ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मान लीजिए पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार से रखा हुआ है कि ये जो तल है, मान लो इसके ये ऐसे पास आउट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, जब इसको हम यहाँ पर मूव करेंगे, पहले तो हम इसको देख लें कि एक पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार लूप को हम रख दें इस प्रकार से, जैसे कि बोर्ड पर आपको बनाया गया है, तब आप इसमें देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ ना कुछ फ्लक्स पास आउट होगा। इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स तो गुजरेगा ही गुजरेगा, कि नहीं गुजरेगा? तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? जैसे मान लीजिए एक आयताकार लूप है पी क्यू आर एस,
और एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। मान लीजिए इसके तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तल का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, कैपिटल ए है। तब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा इस टाइम पर, तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा, आप ध्यान कीजिए, फाई इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा, ये से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा। मान लीजिए कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है, ये इसके तल पर अभिलंब होता है। अगर ये ऐसा है तो ये 90 पर है, अगर इस टाइप से है किसी भी स्थिति में है, ये सब कंडीशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो अगर मान लीजिए एक आयताकार लूप PQRS एक समय चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, तब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। किसी समय थीटा कोण मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बी और इसके तल पर खींचे गए अभिलंब के बीच थीटा कोण बनता है, तो फाई की वैल्यू होगी बी ए कॉस थीटा। ये तो हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, अब इसको मान लीजिए घुमाया जा रहा है, कुंडली को घुमाया जा रहा है, तो इसके घूमने का जो वेग है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वो मान लीजिए ओमेगा है। तो याद कीजिए आप, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। कक्षा 11 में हम इसको पढ़ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन अपॉन समांतराल। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा बराबर हमारे पास आएगा ओमेगा टी। ये वैल्यू में उठाकर यहाँ लिख दूंगा तो फाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बन गया किसी सतह पर इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू। अब फैराडे का द्वितीय नियम लगाइए, तो फैराडे का सेकंड नियम कहता है कि यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में मूव कर रहे हैं और उसमें प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है, तो प्रेरित विभव बल की वैल्यू होती है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये हम पढ़ चुके हैं, फैराडे का सेकंड लॉ है। तो फैराडे के सेकंड लॉ में लिखा हुआ है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, किसी कुंडली में प्रेरित विभव बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू होती है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन बताता है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, एन इसमें फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं तो माइनस एन डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ये ले लेते हैं, ठीक है ना, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास आएगा माइनस एन, इसका होगा माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी का ओमेगा होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये है इसमें प्रेरित विभव बल की वैल्यू। अब अगर मैं एन बी एन, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या है, कांस्टेंट होगी, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कांस्टेंट होगी, ए इसके तल का क्षेत्रफल है वो भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा मान लो हम इसको एक समान कोणीय वेग से घुमा रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट होगा किसी छठी पर। तो यहाँ पर एन बी ए ओमेगा, इसको मैं मान लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। तो मेरे पास एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये बनेगा। ये है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। इसमें जो वी बल, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने पर उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में आयताकार कुंडली को घुमाने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जो साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, आप याद कीजिए इसके मानों को, गणित वाले इसको अच्छी तरह समझते हैं कि इसकी वैल्यू -1 से +1 तक बदलती है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू 1 और 270 की वैल्यू होती है -1, 270 की। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 से +1 तक कन्वर्ट होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अब माइनस ओमेगा नॉट से प्लस ओमेगा नॉट तक बदलेगी। ध्यान देना मेरी बात पर, है ना। क्या होगा, हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक फ्लक्चुएट होती है, और ये -1 से +1 तक बदलती है। तो इसकी वैल्यू जब -1 होगी तो इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट होगी, जब इसकी वैल्यू +1 होगी तो इसकी वैल्यू प्लस एप्सिलॉन नॉट होगी। तो एप्सिलॉन जो होता है इसकी वैल्यू, यानी कि जो प्रेरित विभव बल है, इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट से प्लस एप्सिलॉन नॉट तक चेंज होगी।
यानी कि ये माइनस से प्लस तक जाएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे करूं तो साइन का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे फ्लक्चुएट होगी। और इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू फिर ये 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम होगी, सेकंड डायरेक्शन है, माइनस से बताएगा अपोजिट डायरेक्शन, और फिर से 0 हो जाएगी। तो इसमें जो वीवा बल प्रेरित होगा आप देख रहे हो वो माइनस एप्सिलॉन नॉट से प्लस एप्सिलॉन नॉट तक बदलेगा। यानी ये 0 से मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, और फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा। अर्थात इसको बोलेंगे अपन कि ये अल्टरनेटली चेंज होगा। तो इसको बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती। अगर कोई भी मान, कोई भी विद्युत वाहक बल समय के साथ आवर्त रूप से बदलता है तो उसको प्रत्यावर्ती विभव बल कहते हैं, प्रत्यावर्ती विभव बल। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? प्रत्यावर्ती होगा, अल्टरनेटिव होगा। इसलिए इसको हम अल्टरनेटिव डायनेमो बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट डायनेमो या एसी डायनेमो बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हुआ इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमने जाना। अब इसमें करंट कितना आएगा, करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। करंट कितना आएगा, तो करंट कितना आएगा ये देखने के लिए देखें। मान लीजिए किसी क्षण इसमें एप्सिलॉन नॉट करंट आई करंट आता है, तो आई इक्वल टू होगा, मतलब हम जानते हैं आई बराबर होता है वी बटे आर। तो आई बराबर यहाँ पर होगा एप्सिलॉन अपॉन आर। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो कॉयल है इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई बराबर वी बटे आर होता ना ओम के नियम से, ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है वो एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर। तो एप्सिलॉन अपॉन आर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, इसको अपन मानेंगे आई नॉट। तो यहाँ पर हमारा आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू याद रखना बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको बोलते हैं एसी करंट का फार्मूला, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला। तो प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला मतलब ये होता है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। यानी कि जब हम किसी आयताकार लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब उसमें ई एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और यदि कुंडली का परिपथ बंद है, क्लोज्ड है, तो इसमें इतना करंट पैदा होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी क्षण टी पर। तो ये हमारे पास है वो, ये जो करंट है, जैसे ये विद्युत वाहक बल है, ये माइनस एप्सिलॉन नॉट से प्लस एप्सिलॉन नॉट तक चेंज हो रहा था, ऐसे ये जो करंट है ये माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट तक बदलेगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है, ये ध्यान रखना बच्चों। इस प्रकार ये जो मैंने आपको समझाया इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत। एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। हम जानते हैं जब किसी आयताकार लूप को, मान लीजिए पी क्यू आर, इसको आयताकार लूप, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घुमाते हैं, तब इसमें फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इतना जो है फ्लक्स इससे रिलेटेड हो जाता है, पैदा होता है, ऐसे संबंधित हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए एक कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो हम जानते हैं थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा ओमेगा टी। तो जब वो वैल्यू लिखेंगे तो फाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, फाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। इतना जो है इससे संबंधित फ्लक्स पैदा होगा। अब फेराडे का द्वितीय नियम कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो हम उसका नियम लगाएंगे तो हमारे पास इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हम जब फाई की वैल्यू रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा को एप्सिलॉन नॉट मान लिया क्योंकि किसी क्षण टी पर कांस्टेंट होगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक बदलती है, अतः एप्सिलॉन नॉट का मान भी एक चक्कर में, एक साइकिल में माइनस एप्सिलॉन नॉट से प्लस एप्सिलॉन नॉट तक बदलेगा। इस प्रकार इसमें जो विद्युत भाग उत्पन्न होगा वो प्रत्यावर्ती होगा, क्योंकि समय के साथ आवर्त रूप से बदलने वाली राशियां प्रत्यावर्ती कहलाती हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी। मान लीजिए इसमें करंट आई पैदा होता है, तो आई इक्वल टू होगा एप्सिलॉन अपॉन आर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर को अपन आई नॉट मानेंगे, तो ये हमारे पास प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का सूत्र होता है। तो एसी का फार्मूला होता है हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत बल उत्पन्न होगा, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। ठीक है ना, ये इसका सिद्धांत हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती विद्युत बल का शिखर मान, पीक वैल्यू बोलते हैं। और आई जीरो को बोलते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ये हमें ध्यान रखना है, शिखर मान। ठीक है ना, शिखर मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मान।
तो आई नॉट क्या है, कोई पूछे आई नॉट क्या है तो अपन बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या आयाम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। आई नॉट, आई नॉट को क्या बताया मैंने, आई नॉट को क्या बताया मैंने, एसी का मैंने प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है, शिखर, शिखर मान, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखिए तो आपको लिखना है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। आपसे पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखिए तो आपको लिखना है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सिद्धांत। अब मैं समझा रहा हूँ इसकी पूरी कार्यविधि, ठीक है ना। अब हम समझ रहे हैं इसकी कार्यविधि, संरचना एवं कार्यविधि, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना एवं कार्यविधि। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना समझते हैं, संरचना कैसी होती है इसकी, ठीक है ना। अभी हमने क्या समझा, इसका सिद्धांत, क्या समझा मैं अभी इसका सिद्धांत, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ इसकी कार्यविधि, ठीक है ना, संरचना समझा रहा हूँ। संरचना के लिए क्या करना है, ये एक छोटा चित्र बनाएंगे हम यहाँ पर। एक प्रकार का रफ चित्र कहलाता है, ड्राई डायग्राम टाइप से, ताकि आप इससे केवल ये समझ पाए कि ये कैसे काम करता है। ये जो एन और एस मैंने लिखा हुआ है, एन और एस मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देना बच्चे, ये जो एन और एस मैंने लिखा हुआ है इनको अपन बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव खंड। इससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इसको चुंबकीय ध्रुव खंड बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर ये जो कुंडली है, इस कुंडली के साथ मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से जोड़ रहा हूँ। तो आप पूरी चित्र पर ध्यान दें क्योंकि ये आपको फिर बाद में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इस टाइप से ये है, इसको जो मैं यहाँ नीचे बनाने को बोलते हैं वो बलय, बलय बोलते हैं अपन इसको, है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी अपन एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये पृथ्वी में एक्सटर्नल सर्किट को डिनोट करता है। ये मैंने डायनेमो का एक छोटा सा चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, पी क्यू आर एस इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये इसको मैं दे देता हूँ, चलो S1 S2 यहाँ पर हो गया, B1 यहाँ पर हो गया, B2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया। और ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक जैसे बना, इसको बोलते हैं अपन एक्सेल, एक्सेल टाइप, मतलब इससे इसके इसके जो है परितः इसको मूव किया जाएगा, घुमाया जाएगा, जैसे एक्सेल डला रहता है ना उसमें, आपने देखा होगा साइकिल के बीच में रिंग के बीच में जो एक छड़ डली होती है उसको बोलते हैं एक्सेल। और इस टाइप से हम इसको मान लीजिए घुमाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने डायनेमो का एक छोटा सा आपको एक राउंडेड मतलब एक छोटा सा चित्र बना दिया। वैसे जब हम इसको समझेंगे इसकी संरचना को, तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इसके दो चित्र चाहिए पड़ेंगे। तो मैं इसको इसको मैं बोलता हूँ प्रथम, इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्ध चक्र, प्रथम अर्ध चक्र बोलेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब एक चित्र हमें और बनाना पड़ेगा, अब वो तो आप सब बनाना सीख जाओगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वो। एन एस, तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर ये वाली मुझे छोटी बनानी है, अब ये वाली मुझे बड़ी बनानी है। क्यों बनानी है अभी आप समझ जाओगे जब मैं आपको इसका कार्यविधि या इसका मैं अभी सिद्धांत जब आपको पूरा समझाऊंगा तब आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये चीज आपसे देखी जाती है कि आपने ये बनाई है कि नहीं बनाई है, इसी से समझ में आता है कि आप कितने अच्छे से आपने इसको समझा हुआ है, इसी से आपको समझ में आता है, ठीक है। और वही सिस्टम है जो यहाँ पर भी आप एक्सेल तो बना ही देंगे यहाँ से आप लोग, ये इस टाइप से, ठीक है ना बच्चों। और ये हमारा S1 था, ये S2 था तो रहेगा, ये B1 था, ये B2 था, पर ये बदल जाएगा। देखो बच्चों, ये P की बार ऐसे इसको आपको बनाना है, S यहाँ पर बनाना है, S R यहाँ पर बनाना है, Q यहाँ पर बनाना है और P यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। इस टाइप से क्या होगा, ये आपका
चित्र का सेकंड हाफ साइकिल कहलाएगा, सेकंड हाफ साइकिल। ठीक है, सेकंड हाफ साइकिल कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास, इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धचक्र, इसको बोलेंगे हम द्वितीय अर्ध चक्र, सेकंड हाफ साइकिल, द्वितीय अर्ध चक्र बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए, आप समझ गए होंगे इसको, है ना। ये इसको ऐसे इस टाइप से राउंडेड का बना देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूँ आपको क्या है इसकी संरचना। सबसे पहले हम इसकी संरचना समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी संरचना में 4 भाग होते हैं, 4 भाग। क्या क्या होता है? पहला होता है क्षेत्र चुंबक, सब बताएंगे कौन सी चीज क्षेत्र चुंबक, कौन सी चीज क्या है। दूसरा होता है हमारे पास आर्मेचर, आर्मेचर ऐसी को, आर्मेचर ऐसी को अपन बोलते हैं वो आयताकार कुंडली। फिर होता है हमारे पास बलाय, फिर होता है हमारे पास बलाय, इसको बोलते हैं अपन सर्पी बलाय, सर्पी बलाय। और नंबर 4 हमारे पास आता है ब्रुश, ब्रुश। तो ये हमारे पास 4 चीजें होती हैं। अब आप ध्यान से समझिए, है ना, पूरी बात ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको समझा रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना, इसका चित्र। ठीक है, जब आप इसकी संरचना परीक्षा में आएगी तो ऐसे आपको चित्र बना देना है और फिर आप उसको बताना है। तो मैं आपकी डिटेल बता रहा हूँ, फिर डिटेल इसका समझ लीजिए। चित्र में प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना प्रदर्शित है। इसमें मुख्यतः निम्न 4 भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक क्या कहलाता है? ये जो एन है सबको ध्रुव खंड कहलाते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये इनको, ये प्रबल विद्युत यानी कि एक कृत्रिम प्रकार का, कृत्रिम या तक कृत्रिम ही बना देते हैं क्योंकि शक्तिशाली होगा, और नहीं तो फिर हम प्राकृतिक भी यूज कर सकते हैं अपने डायनेमो के स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंड है, प्रबल बहुत तीव्र प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंड एन एस के रूप में एक चुंबक होता है जिसकी सहायता से एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। क्षेत्र चुंबक क्या है? क्षेत्र चुंबक क्या है बच्चों? क्या लिखोगे क्षेत्र चुंबक के बारे में? कि यह एक स्थायी चुंबक होता है, और फिर ऐसा भी नाल चुंबक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी बनावट इस टाइप से होती है, इस टाइप से ऐसे इसकी बनावट होती है इस टाइप से। तो यहाँ पर ये एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया, क्योंकि अकेला ध्रुव खंड तो कहीं होता नहीं है, तो ये एन है तो कहीं ना कहीं एस तो होगा ही कि होगा। हाँ, तो बस ये ऐसा होता है नाल चुंबक। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं क्षेत्र चुंबक एन एस, कि यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है। क्या बोला है? यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है जिसकी सहायता से सीमित क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और इसमें आर्मेचर को घुमाया जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर यह तांबे के पृथक्कृत तारों से तैयार की गई एक आयताकार कुंडली होती है। आर्मेचर क्या है? यह तांबे के पृथक्कृत तारों से, तांबे के विद्युत ऊर्ध्व तारों से तैयार की गई एक आयताकार कुंडली होती है जिसे चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच में तेजी से घुमाया जा सकता है। ठीक है ना, इसको आप PQRS के रूप में देख रहे हैं, PQRS आप लिख देना, PQRS। आर्मेचर में क्या लिखो कि यह है तांबे के पृथक्कृत तारों से तैयार की गई एक आयताकार कुंडली होती है जिसे चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच तेजी से घुमाया जा सकता है। ये 2 चीजें हो गई, इतना ही लिखना है। सर पी बनाया, यह तांबे के 2 छल्ले होते हैं, दिख रहे हैं आपको, S1 और S2 दिख रहे होंगे। ये तांबे के 2 छल्ले होते हैं जो आर्मेचर के तारों के सिरों से जुड़े होते हैं, उसके साथ घूमते हैं। क्या लिखना है इसमें? सर पी बला, यह है तांबे के 2 छल्ले रिंग होते हैं जो आर्मेचर के तार के सिरों से जुड़े होते हैं और इसके साथ क्या होते हैं? घूमते हैं, मूव होते हैं। ठीक है ना, और ये लगातार ब्रश को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके टचिंग में रहते हैं। 3 चीजें होंगी। चौथी, ब्रश, ये कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए 2 टुकड़े होते हैं जिनको अपन कार्बन ब्रश कहते हैं या सिर्फ ब्रश कहते हैं। ये सर्पी बलायों को लगातार संपर्क में रहते हैं, यानी सर्पी बलय जो होते हैं वो लगातार इनको क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है ना, कार्बन या
ये कार्बन से बने हुए या धातु से बने हुए, ठीक है ना, कार्बन से बने हुए या धातु से बने हुए। प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, तो पत्ती भी बोल सकते हैं, ये कार्बन या धातु की बनी हुई जो पत्तियां होती हैं जिन्हें वृक्ष कहते हैं, और ये अपनी जगह पर ये स्थिर होते हैं, और ये सर्पी वलय को लगातार स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी संरचना कंप्लीट। सबको समझ आ गया संरचना, ठीक है। क्या लिखना है, इसकी संरचना में 4 भाग होते हैं मुख्यतः। क्षेत्र चुंबक, प्रबल चुंबकीय स्थायी नाल चुंबक होता है। आर्मेचर क्या है, में तांबे के पृथक्करण से तैयार की गई आयताकार कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। सर्पी वलय, ये तांबे के 2 रिंग या छल्ले होते हैं जो आर्मेचर के तार के सरों से जुड़े होते हैं और उसके साथ घूमते हैं। ब्रश, ये धातु या कार्बन की बनी हुई 2 पत्तियां होती हैं जो सर्पी वलय को लगातार संपर्क में रहती हैं और अपनी जगह पर स्थिर होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास की संरचना हो गई। आप सभी इसकी संरचना समझ गए। अब आते हैं अपन इसकी कार्यविधि पर। कार्यविधि कितना सिंपल है, बिल्कुल। कार्यविधि कैसे काम करता है, तो हम इसकी कार्यविधि के बारे में अब समझ रहे हैं, ठीक है ना। कार्यविधि तैयार आप लोग, ठीक। कार्यविधि के लिए देखें, बिल्कुल सिंपल सा है। कार्यविधि के लिए जब आर्मेचर को, यहाँ पर देखें ये चित्र बना हुआ है, आर्मेचर है PQRS। जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ तो पूरे में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फैली हैं, तो घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा। जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसको, आर्मेचर को, तो इससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब इससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे का प्रथम नियम लग जाएगा। तो फैराडे का प्रथम नियम याद करो, क्या लिखा था अपन उसमें, कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ये पढ़ा था ना अपन ने, हाँ यही पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस आर्मेचर PQRS को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और यदि परिपथ बंद है तो फिर इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए कार्यविधि में कि जब आर्मेचर PQRS को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लीजिए आर्मेचर को बांवर दिशा में हम घुमाना चालू करते, एरो बना है, एरो, या देखो एरो, ये ऐसा, ये बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि हम इसको ऐसा घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इस समय, ये P की सिरा नीचे जाएगा और ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। समझ पा रहे होंगे, ये कैसा आएगा नीचे और कैसा आएगा ऊपर। तो जैसे अब इसको घुमा के मूव करेंगे, अब इसमें हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लग जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है कि हम दाएं हाथ की अंगुलियों मध्यमा तर्जनी अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहे, परस्पर लंबवत रहे, चुंबकीय क्षेत्र को शो करे और गति की दिशा को शो करे, तो ये धारा को शो करेगा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है। तो जैसे ही हम इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो देखो ऐसा इसमें नियम लग जाएगा, इस टाइप से लगेगा फ्रेम के दाएं। तो इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगेगी। अब फिर से मैं बता देता हूँ आपको, फ्रेमिंग का नियम लगेगा दाएं हाथ का, तो उसके हाथ करेंगे। इसमें क्या होगा, माना जब से शुरू करेंगे, जब आर्मेचर PQRS को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, मान लीजिए इसको बांवर दिशा में घुमाना प्रारंभ करते हैं, तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल और आफ्टर दैट प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फ्लेमिंग के दाएं के नियम अनुसार प्रेरित धारा इस टाइप से PQRS, इस टाइप से अपन ने इसमें नियम लगाया, ये देखें नियम लगाया अपन ने ये। तो अगर ये अंदर की ओर जाएगा तो ऐसे नीचे की ओर इस टाइप से करंट पैदा होगा नीचे की ओर। प्रथम चक्र में इस टाइप से इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा प्रथम चक्र में इस टाइप से उत्पन्न होगी, तो ये आएगी ऐसे, और Q माने यहाँ से Q से P की ओर, यहाँ पर S से R की ओर, SRQP इस टाइप से मार्ग से पैदा होगी और ये फाइनली किस में आ जाएगी, S1 में, S1 में आएगी, ठीक है ना। S1 का कनेक्शन किससे है, V1 से, हाँ V1 से है, तो फिर ये V1 में आएगी। V1 से कहाँ गएगी, बाहर परिपथ में, V1 से V2 की ओर।
तो प्रथम अर्ध चक्र में करंट जो है इस टाइप से एस B1 से B2 की ओर फ्लो होगा। अभी क्या होगा, जैसे इसका आधा चक्र, देखो अभी ऐसी थी, अभी ये घूम करके ऐसी हो जाएगी, देखो ये ऐसी है, अभी आधा साइकिल पूरा करेगी, आधा चक्र तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला चित्र ये बना है, तो क्या होगा, एस यहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पहुंचेगा, पी यहाँ पर पहुंचेगा, माने पी और एस तथा क्यू और आर इनके स्थान परस्पर बदल जाएंगे, परस्पर बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस समय फिर से वही करंट पी क्यू आर एस डायरेक्शन में पैदा होगा। तो पी क्यू आर एस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, तो अभी कहां से कहां जाएगा, ध्यान देखो, अभी ये निकल रहा था पी में से करंट, तो पी में से निकल करके एस में पहुंचा, लेकिन अब निकल रहा है S1 से, तो S1 में से निकलेगा तो S1 का कनेक्शन तो S2 से था, S का कनेक्शन तो S2 से, तो यहाँ पर S के स्त्री में से निकल करके S2 में जाएगा, S2 से B2 में, B2 से कहाँ आएगा, B1 में आएगा, B2 से किस में आएगा, B1 में आएगा, बिल्कुल सही है। तो इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, इस समय जो करंट है वह B2 से कहाँ आएगा, B1। तो प्रथम अर्ध चक्र में जो करंट है वह S1 से B1 और B1 से B2 की ओर, और द्वितीय अर्ध चक्र में जब प्रथम अर्ध चक्र पूरा हो जाएगा, द्वितीय अर्ध चक्र स्टार्ट होगा, उस समय करंट S2 से B2 और B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगा। इस प्रकार प्रथम अर्ध चक्र में करंट ऐसा, और द्वितीय प्रथम अर्ध चक्र के पश्चात द्वितीय अर्ध चक्र में करंट ऐसा फ्लो होगा। इस प्रकार इसमें जो करंट पैदा हो रहा है कौन सा हो रहा है, कौन सा हो रहा है, प्रत्यावर्ती करंट हो रहा है, क्योंकि पहले अधिकतम हो गया, फिर ये जीरो हो गया, फिर अधिकतम हो गया, फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसको बोलते हैं इसका एक साइकिल, एक चक्र। जैसे कुंडली का एक चक्र पूरा हुआ तो करंट इस टाइप से पैदा होगा, तो करंट अधिकतम होगा, जीरो होगा, न्यूनतम होगा, जीरो होगा, यानी कि आर्मेचर के एक पूर्ण चक्र में करंट 2 बार मैक्सिमम होगा, 2 बार जीरो होगा, 2 बार मैक्सिमम होगा, एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में, इसका मतलब हुआ दिशा बदलेगा, और 2 बार वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार जो करंट पैदा होगा वो प्रत्यावर्ती होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा देते हैं। जब आर्मेचर को माना कि आर्मेचर PQRS को वामावर्त दिशा में घुमाना प्रारंभ करते हैं, तो जैसे इसको घुमाते हैं तो इसमें संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फ्लेमिंग के नियम अनुसार प्रथम चक्र में प्रेरित धारा SRQP माप से होती हुई बाह्य परिपथ में S1 से B1 और B1 से B2 की ओर प्रवाहित होगी। प्रथम चक्र पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय चक्र के स्टार्ट में PS तथा QR के स्थान परस्पर बदल जाएंगे। इस समय पुनः फ्लेमिंग नियमानुसार विद्युत धारा PQRS मार्ग से होती हुई बाह्य परिपथ में S2 से B2 और B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी। इस प्रकार प्रथम चक्र में करंट B1 से B2 की ओर और द्वितीय चक्र में B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी, अर्थात बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती होगी। अभी अगला चक्र स्टार्ट होगा तो फिर से वो करंट B1 से B2 की प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, प्रत्यावर्ती होगी। किसी छांटी पर इसका मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा, I = I0 sin ωt, हम सिद्धांत में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना समझ देना है। अच्छा, अभी मैंने इसको वामावर्त घुमाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आप दक्षिणावर्त घुमाने लगे ऐसा घुमाने लगे तो फ्लेमिंग के हाथ के नियम में अंगूठा चालक के गति की दिशा, चालक बाहर आएगा क्योंकि स्ट्रेस करंट ऐसा पैदा होगा। तो अगर आपने इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया, मैंने घुमाया था वामावर्त, ध्यान रखना। अब कोई बच्चा सोचे कि नहीं सर हमें तो ऐसा घुमाना इसको, हाँ ऐसा घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब इसको ऐसा घुमाओगे तो पहले अर्ध चक्र में करंट आएगा PQRS से होते हुए S2 से B2, B2 से B1, पहले अर्ध चक्र में, और द्वितीय अर्ध चक्र में कहाँ पर आएगा, SRQP में S1 से B1, B1 से B2 की। तो अगर आप इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो प्रथम अर्ध चक्र में करंट है B2 से B1 की ओर और द्वितीय अर्ध चक्र में B1 से B2 की ओर प्रवाहित होगा। और अगर आप वामावर्त घुमाते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र में करंट B1 से B2 और द्वितीय अर्ध चक्र में B2 से B1 प्रवाहित होगा, लेकिन हर बार वो चेंज होगा, अल्टरनेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक राउंड पूरा हो गया, ध्यान देना, ये ऐसा घूमा, उसके बाद फिर घूम गया तो फिर वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो जब दूसरा चक्र स्टार्ट होगा तो फिर ये कंडीशन दोहराएगा अपनी, पहले SRQP B1 से B2 और फिर वही PQRS B2 से B1। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, कार्यविधि। तो ये हमारे पास कार्य विधि में आपके लिए कोई किसी प्रकार का और कोई डेरिवेशन लिखना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला भर आपको लिख देना है कार्य विधि जब आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो
तो आपने क्या क्या समझा प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का? मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, ध्यान देना आप लोग, सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत के बाद मैंने आपको इसकी संरचना बता दी, संरचना। संरचना के बाद हमने इसकी कार्यविधि समझ ली, कार्यविधि। तो हमने ये कितनी चीजें समझ ली, सिद्धांत समझ लिया, संरचना समझ ली और कार्यविधि समझ ली, ठीक है ना। अब आप इसकी उपयोग समझ लीजिए, उपयोग, उपयोग, उपयोग क्या होते हैं, ठीक है ना। किसके उपयोग बता रहे हैं हम आपको, किसके उपयोग बता रहे हैं हम आपको? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के उपयोग, इसकी यूज क्या क्या है बच्चों। वैसे तो दो प्रकार के डायनेमो होते हैं, एसी और डीसी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एसी डायनेमो है वो आपके कोर्स में। तो इसके उपयोग क्या क्या होती हैं आप बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, बता सकते हो। पहला है वो जल विद्युत शक्ति केंद्रों में, पहला उपयोग है वो जल विद्युत शक्ति केंद्रों में। अब ये क्या है भैया जल विद्युत शक्ति केंद्रों में? आपने देखा होगा अपने यहाँ पर हाइड्रोलिक प्लांट लगे होते हैं। हाइड्रोलिक प्लांट मतलब जहाँ पर पानी से बिजली बनाते हैं। पानी से बिजली कहाँ बनाते हैं? बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बांध में फिर अपन पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर इस पानी को हम एक पाइप से या एक नली में से छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर डायनेमो लगा होता है, अब वहां पर कार्य इसका काम चालू होता है डायनेमो का। समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उपयोग है जल विद्युत शक्ति केंद्र। इसमें क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके जब एक रास्ते से धार के रूप में छोड़ा जाता है, तो ये जो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है, ऐसा कनेक्शन करते हैं कि पानी की धार के साथ डायनेमो घूमता है, और जैसे सॉरी आर्मेचर घूमता है, जैसे आर्मेचर घूमेगा तो इससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो बाहर परिवर्तन में करंट आने लगेगा। तो सबसे पहला होता है जल विद्युत शक्ति केंद्रों में, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में, ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में, ऊष्मीय, ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में, ठीक है ना। दूसरा उपयोग हो गया हमारा ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में। पहला जल विद्युत शक्ति, अच्छा हम दो प्रकार से, एक होता है हमारे थर्मल एनर्जी प्लांट, एक होते हैं हाइड्रोलिक प्लांट। इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्लांट, जहाँ पर पानी से बिजली बनाते हैं, एक थर्मल प्लांट कहलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कोयले को जला करके पानी को भाप में बदलते हैं, और भाप के प्रेशर से इस आर्मेचर को घुमाते हैं, ठीक है ना। तो काम तो वही है, लेकिन यहाँ पर पानी के बहाव से घूम रहा था, तो यहाँ पर कहाँ से घूमेगा, भाप के प्रेशर से घूमेगा, दाब से घूमेगा, दबाव से। तो ऊष्मीय शक्ति केंद्र में भी क्या करते हैं, डायनेमो लगे होते हैं, वहां पर पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म करने से जो भाप बनती है, वो भाप आकर के इससे टकराती है, इसके जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साथ ही ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि भाप उसको धक्का देती है, टकराती है, तो फिर वो घूमता है, और उसके घूमने से फिर क्या होता है, आर्मेचर से संबंधित में परिवर्तन होगा, धारकपन हो जाएगी। तो ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में इसका अगला उपयोग होता है, ठीक है ना। नाभिकीय शक्ति केंद्रों में, तीसरा कहाँ पर हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति केंद्रों में। नाभिकीय, आप समझ रहे होंगे कि पूरी की पूरी बिजली डायनेमो से भर रही है, नाभिकीय शक्ति केंद्रों में। तो नाभिकीय शक्ति केंद्रों में कैसे होगा, वहां पर भी वही सिस्टम होगा। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जल की सहायता से आर्मेचर को घुमाते थे, यहाँ पर भाप से घुमाते थे, यहाँ पर भाप से घुमाएंगे। भाई यहाँ पर कोयला जला करके भाप बना रहे थे, यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा यानी ऊष्मा पैदा करेंगे, उससे भाप बनाएंगे, उससे टरबाइन चलाएंगे। तो काम तो एक ही है, बस यहाँ पर कोयले को जलाकर बना रहे थे, ऊष्मीय शक्ति केंद्र कहलाने लगा, और यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से हम टरबाइन को घुमाएंगे। तो यहाँ पर नाभिकीय शक्ति केंद्र हो गया, बात एक ही हो गई, ठीक है, नाभिकीय शक्ति केंद्रों में। तो इस प्रकार ये हमारे पास डायनेमो के कुछ उपयोग है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि जितनी बिजली हमारे पास आ रही है, उसमें प्रायः डायनेमो का ही प्रयोग हो रहा है। तो डायनेमो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज हो जाती है और डिवाइस हो जाती है। और ध्यान रखना परीक्षा में इसका प्रश्न आपको आता जरूर है, ठीक है। ये इस प्रकार आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारा खत्म हो गया। तो इसमें आप परीक्षा में आएगा तो आप सोचेंगे सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में कैसे करेंगे, सही है बात। लेकिन परीक्षा में आपसे क्या होगा, कोई दो चीजें पूछी जाएंगी इसमें से, ये आप ध्यान रखना। या तो आपसे सिद्धांत और संरचना पूछेंगे, या सिद्धांत और कार्यविधि पूछेंगे, या आपसे संरचना और कार्यविधि पूछेंगे, ठीक है ना।
तीनों चीजें नहीं पूछेंगे आपसे, कोई दो चीजें पूछ, या हो सकता है कोई एक ही पूछना के लिए, क्या कि प्रत्यावर्ती धाराओं का नामांकित चित्र बनाते हुए कार्य विधि लिखिए, ध्यान रखना नामांकित चित्र आएगा। तो अगर आपको यहाँ से प्रश्न आया कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का नामांकित चित्र बनाते हुए कार्य विधि समझाइए, तो आपके दोनों अर्धचक्रों के चित्र बनाने हैं, एक काम। दूसरा काम क्या करना है, ये इसका बताना है कि एनएस क्या है, ये कहलाता है नामांकन। आप लिखोगे एनएस क्षेत्र चुंबक है, पी की वायर को लिख दोगे आर्मेचर है, S1H2 को लिखोगे कि सर्पी वलय है, B1B2 को लिख दोगे बस। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो नामांकन का मतलब क्या होता है, नामांकन का मतलब होगा ये जो आपने इसमें लिखे हुए हैं पॉइंट, जहाँ पर आपने अंग्रेजी से अक्षरों से नाम दिए, सबको बताना पड़ता है कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायनेमो यहाँ पर समाप्त होता है।